अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छुट्टी वाले दिन रिलीफ मिल गया, यानी अदालत भी खुली, समाअत भी हुई, फैसला भी आया और फैसला आया भी हक में। लेकिन इस समाअत के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर यह समाअत अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतवार वाले दिन अदालत का लगना भी अनप्रेसिडेंटेड है। और उम्मीद ये है कि आधी रात को अदालतें खुलने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तकलीफ़ थी, आज इतवार वाले दिन अदालत खुलने से उस तकलीफ़ की शिद्दत में यकीनी तौर पर कमी आई होगी। ये दरख्वास्तें जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, ये शहबाज गिल और फवाद चौधरी साहब की तरफ से दायर की गई थी और फवाद चौधरी साहब के वकील की तरफ से आज अदालत आलिया में इस बात की तस्दीक की गई कि वो अभी भी मेंबर कौमी असम्बली हैं। उनके वकील ने इस बात को मान लिया कि फवाद चौधरी अभी भी मेंबर कौमी असम्बली हैं, क्योंकि उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं किया गया। जिसके बाद जो सेक्रेटरी नेशनल असम्बली हैं, कोर्ट ने उनको भी डायरेक्शन जारी कर दी कि जनाब स्पीकर साहब की हिदायत के बगैर इन्हें फड़ना नहीं। और इसको पकड़ने का मतलब ये होगा कि स्पीकर साहब अपने जो फ़राइज़ हैं उसको प्रॉपर्ली अदा नहीं कर रहे हैं, हमें अपने लोग कह रहे हैं, लेकिन मतलब उस सारी सूरत हाल का ये था। आज की क्या ख़ास बात है, अदालत के अंदर कौन कौन सी कार्रवाई हुई और किस तरीके से मामला आगे चला और रिलीफ क्यों दिया गया, मुकदमा क्या था, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे डाले जा रहे हैं और उन्होंने अपने कत्ल के मंसूबे का भी इंकशाफ कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि साबिक वज़ीर दाखिला ने अपने खिलाफ कत्ल की साजिश में मौजूदा वज़ीर दाखिला यानी राना सनाउल्लाह साहब को ना सिर्फ नामजद किया है, बल्कि उनके ऊपर इल्ज़ामात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त भी जारी की है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी ये जो खबर है इसके अंदर भी ट्विस्ट है, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब का ये कहना है कि मनु फड़ली छापे पै रहे ने और मेरे कत्ल की साजिश हो रही है। लेकिन इन दोनों चीज़ों का गवाह उनके अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि सरकारी सतह पर इस बात की अभी तक किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं आई कि जनाब शेख रशीद साहब के घर पर, दफ्तर पर या लाल हवेली पर किसी भी किस्म का छापा डाला गया है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से एक दरख्वास्त गुजारी गई है और उस दरख्वास्त के अंदर ये कहा गया है कि मुझे कत्ल करने की साजिश की गई है। और ये साजिश बहुत आला पैमाने पर की गई है, क्योंकि मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूँ और किसी किस्म के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। लिहाजा जो मौजूदा हुकूमत है और इस हुकूमत के जो अकाबरीन हैं वो मेरे कत्ल की साजिश कर रहे हैं। और उन्होंने इस साजिश के इल्ज़ाम में 7 अफराद को नामज़द किया, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, हमज़ा शहबाज हैं, सलेमान शहबाज हैं, हसन नवाज शरीफ है, हुसैन नवाज शरीफ है और राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह दरख्वास्त दी है SHO के नाम, और इस दरख्वास्त के नीचे उन्होंने अपने दस्तखत भी फरमाए हैं। और उनका ये कहना है कि अगर मुझे कुछ हुआ, मेरे कत्ल की साजिश कामयाब हुई, तो मुकदमा इन 7 अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि शेख रशीद अहमद साहब जब से उनके भतीजे राशिद शफीक साहब को हिरासत में लिया गया है सऊदी अरब से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करते ही, उस वक्त से शेख रशीद अहमद साहब कुछ बहकी सी बातें करना शुरू हो गए हैं। और क्योंकि राशिद शफीक साहब के साथ उनको बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो उनको अपना सियासी जानशीन भी गर्दानते हैं। और वजह तनाज़ा वही है मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब की जाने वाली हंगामा आराई, और उसके नतीजे में जो इस वक्त रद्द-ए-अमल है अवामी सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी, वो भी सामने आ रहा है। राशिद शफीक साहब को इस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया कि उन्होंने अहाता मस्जिद नबवी में खड़े होकर एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी, जिसके अंदर उन्होंने इस कामयाब हमले के ऊपर मुबारकबाद भी दी थी और कहा था कि जनाब यहाँ पर तो आपने भुगत लिया, ये जो आपने देखे हैं नारे, ये लोगों के दिल की आवाज़ हैं। आपने मस्जिद नबवी में तो ये नारे सुन लिए, लेकिन कल जब आप उम्रे के लिए खाना काबा जाएंगे, वहाँ पर भी आपका ऐसे ही नारों के साथ इस्तकबाल किया जाएगा। और नारे लगाने वालों के लिए उन्होंने मुबारकबाद पेश की थी। अब ये जो सारा एपिसोड है जब से सामने आया है, उस वक्त से ये मुतनाज़ा बनता चला जा रहा है, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दौरे सऊदी अरब का ऐलान किया गया था, या उसके उन्होंने प्लानिंग शुरू की थी, शेख रशीद अहमद साहब चले गए थे सऊदी अरेबिया और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की थी कि जनाब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, रोज़ा रसूल पर भी खड़ा हूँ, खाना काबा में खड़ा हूँ, दुआएँ मांग रहे हैं। और इसी दौरान उनकी एक और वीडियो भी मंजर आम पर आई थी, जिसके अंदर वो
ایک چند لوگوں کے ساتھ ایک ہوٹل کے اندر بیٹھے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے جیسے وہ کسی واقعے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس پلاننگ کے ساتھ ساتھ اس قسم کی باتیں بھی آ رہی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے، کارکن میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بالکل اچھے طریقے سے اپنے کام انجام دیں گے، اور اس قسم کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی اور وہ چلی بھی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو ایک رائے عامہ تھی وہ ہموار ہوئی تھی۔ اور اس سارے ایپیسوڈ کے اندر جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، وہاں پہ عمران خان صاحب کے چند درینہ دوست بھی موجود تھے، جس میں معروف بزنس مین انیل مسرت اور جہانگیر چیکو صاحب بھی شامل تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور اس واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد وہ وہاں سے دڑکی لگا گئے تھے اور سعودی عرب سے روانہ ہو گئے تھے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب نے کل اسلام آباد کے اندر اپنا جو میڈیا سیل ہے وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی، لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد وہاں پر کسی شخصیت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات بھی نہایت خفیہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے موقع پر جو ادھر ادھر لوگ کھڑے تھے ان کو انہوں نے پیچھے ہٹا دیا۔ یہ ویڈیو آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ کل ہونے والی ملاقات ہے جو ایک گوشے کے اندر کسی نام معلوم شخصیت کے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب کر رہے ہیں۔ آڈیو اس ویڈیو میں موجود نہیں ہے، جس شخص نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس نے کسی جھاڑی میں چھپ کر یہ ویڈیو بنائی ہے، اور جب وہ شخص جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے وہ اپنی جیب سے ایک موبائل نکالتا ہے اور موبائل پر شیخ رشید صاحب کو کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو شیخ رشید صاحب فوری طور پر جو لوگ ارد گرد ذرا تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں پیچھے مڑو، اس طرف نہیں دیکھنا، اور وہ تمام لوگ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں شیخ رشید صاحب کے اشارے کے بعد وہ لوگ اپنا رخ چینج کر لیتے ہیں، یعنی اپنی کمر شیخ رشید احمد صاحب کی طرف کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد شیخ رشید وہ موبائل سے وہ چیز دیکھتے ہیں جو شخص ان سے ملنے آیا وہ ان کو دکھاتا ہے، اور اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے یہ جو باتیں ہیں مختلف طریقے سے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر موجود کچھ شخصیات کا یہ بھی کہنا ہے، اور خاص طور پر وہ ویڈیو جنہوں نے بنائی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ لین دین کی بات ہو رہی تھی، اور شیخ صاحب نے کو 10 لاکھ روپے کسی جگہ سے آنے تھے، کچھ 10 لاکھ روپے کا معاملہ چل رہا تھا شاید، جو آوازیں جو سرگوشیاں ان کے کانوں میں پڑی، ویڈیو کے اندر تو وہ چیزیں ریکارڈ نہیں ہو سکی، لیکن وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے عوض شیخ رشید صاحب 10 لاکھ روپیہ وصول فرمائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ معاملہ کیا تھا اور کیوں شیخ رشید صاحب اتنے خفیہ انداز میں بندے سے ملے، اور اس کے بعد یہ جو ایک ہنگامہ رہی ہے اس کا آغاز کیا گیا۔ شیخ رشید احمد صاحب کی چونکہ ایک رکنی جماعت ہے، اس کے اندر وہ اکیلے ہی ہیں، کیونکہ راشد شفیق صاحب اگرچہ ان کے بھتیجے ہیں لیکن وہ عوامی مسلم لیگ کی ٹکٹ پر منتخب نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن جیتا بھی تھا۔ لہٰذا نیشنل اسمبلی میں اگر کوئی ریپرزنٹیشن ہے عوامی مسلم لیگ کی تو وہ صرف شیخ رشید احمد صاحب ہی کی ہے، ان کے علاوہ کوئی اور بندہ اس کے اندر شریک نہیں ہے، یعنی کوئی اور بندہ ہے ہی نہیں تو شریک کہاں سے ہوگا۔ اب شیخ رشید صاحب کی جو ساری کی ساری پالیٹکس چل رہی ہے وہ ایسے ہی ڈرامہ بازیوں کے ارد گرد چل رہی ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنے لیے جو پولیٹیکل مائلیج ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ وہ جو پولیٹیکل گمکس کرتے ہیں، وہ جو چلبلے سے بیانات دیتے ہیں، وہ جو غیر حقیقی سی پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اسی کے ذریعے ان کو جو ٹی وی پر ہے وہ کوریج بھی ملتی ہے، کیونکہ کبھی وہ نون میں سے شین نکال دیتے ہیں، کبھی شین میں سے میم نکال دیتے ہیں، کبھی میم میں سے نون نکال دیتے ہیں، ایسی چیزیں وہ نکالتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں جب حقیقت سامنے آتی ہے تو نون بھی گاڑی کے اندر موجود ہوتی ہے، شین بھی گاڑی کے اندر موجود ہوتی ہے، میم بھی گاڑی کے اندر موجود ہوتی ہے، اور ایک ہی گاڑی سے سارا کچھ نکل کے باہر آ جاتا ہے، تو اس سے اتحاد کا اور جو اختلاف ہے اس کا کوئی پہلو سامنے نہیں آتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب کو یہ جو گمان ہے کہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے اس کے اندر کتنی صداقت ہے۔ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، اور خاص طور پر تحریک لبیک پاکستان میں جو دھرنا دیا تھا اس کے حوالے سے شیخ رشید احمد کا کردار کچھ زیادہ مناسب نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں شیخ رشید احمد صاحب جب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے اپنے پورے سیکیورٹی سٹاف کو بھی تبدیل کر دیا تھا، اور تمام کے تمام افراد کو
प्रॉपर्ली स्कैनिंग के बाद, उनके मजहबी रुझानात को जानने के बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम को तश्कील दिया था। और वो उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी टीम है वो अब भी उनके साथ वैसे ही मौजूदा वफाकी और साबिक वफाकी वज़ीर का जो प्रोटोकॉल है और जो सिक्योरिटी है वो अभी तक उनको मिल रही है। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम चलें और वहाँ पर आज इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन होने वाली कार्रवाई का जायज़ा लें, तो वहाँ पर भी जो मामला है वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि फैसलाबाद मदीना टाउन के अंदर एक FIR दर्ज हुई थी और वो FIR इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल समेत 150 अफराद, जिनमें जहांगीर चीकू और अनिल मुसर्रद भी शामिल हैं, के खिलाफ दर्ज की गई थी। और उसी FIR में शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक को भी नामजद किया गया था और उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरते साथ न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि FIA ने उनको अपनी तहवील में लेकर 2 दिन का राहदारी रिमांड भी हासिल कर लिया और अब उनको फैसलाबाद मुंतकिल किया जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। इस सारी कार्रवाई के बाद, इस गिरफ्तारी के बाद, और फिर राना सनाउल्लाह साहब मंजर यहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं इमरान खान को भी फड़ाया जाएगा। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर इस बात को लेकर ज़रा थोड़ी सी तशवीश पाई जाती है कि जनाब अगर ये गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया तो हमें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहबाज गिल साहब ने सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और उनका ये कहना था कि मैं 4 मई को वापस आ रहा हूँ पाकिस्तान और मैं आकर अपने मुकदमे का सामना करना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए और मुझे पाकिस्तान वापसी पर गिरफ़्तार ना किया जाए। अब यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ उनकी इस्तदा को मंजूर कर लिया बल्कि उनको जो हिफाजती ज़मानत है वो भी फराहम कर दी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि अदम मौजूदगी में, यानी जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है उसकी अदम मौजूदगी पर ज़मानत के हवाले से माजी के अंदर भी ऐसा हुआ। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी बेल बिफोर अरेस्ट इसी वजह से मंजूर की गई। वो जेल में थे लेकिन उनकी तरफ से दरख्वास्त आई कि जनाब मेरी बेल है उसको एक्सटेंड किया जाए, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही दोस्तों ने, शहबाज गिल ने और फवाद चौधरी ने इस सारे अमल पर लाहौर हाई कोर्ट पर बेतहाशा तनकीद की कि मुल्ज़म का तो पेश होना ज़रूरी है, मुल्ज़म की तो हाज़िरी ज़रूरी है, हाज़िर किए बगैर अदालत कैसे ज़मानत ले सकती है और अबूरी ज़मानत दे सकती है। अब ख़ुद उन्होंने इसी ग्राउंड के ऊपर, ख़ुद अमेरिका में है, यहाँ पर केस फाइल किया और हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ फराहम किया, लेकिन शुक्रिया का एक लफ्ज़ भी उनके मुंह से नहीं निकला। सेम इज़ द केस विद फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब भी उसी मुकदमे में मुल्ज़म हैं, बल्कि बहुत सारी FIRs अब मुख्तलिफ थानों के अंदर FIRs के लिए दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं और उनको ये खदशा है कि हमें किसी भी वक्त किसी भी जुर्म में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उन्होंने एक वसीउल बुनियाद एप्लीकेशन डाली जिसके अंदर उन्होंने इस पूरी सूरत हाल का अहाता किया, क्योंकि बुनियादी तौर पर वकील हैं, उन्हें पता है कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है वो अरेस्ट किए जा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जनाब मुख्तलिफ थानों के अंदर हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें जा रही हैं और हमें नहीं पता कि किस दरख्वास्त के ऊपर कौन से थाने के अंदर हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो सकती है। लिहाजा इस सारे अमल को रोका जाए और जो इंतज़ामिया है उसको वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ये हदायत की जाए कि हमें गिरफ़्तार ना किया जाए। इस मौके पर जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने एक सवाल कर दिया। उन्होंने पूछा कि जनाब फवाद चौधरी साहब के वकील से कि जनाब फवाद चौधरी साहब अभी तक MNA हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं? तो उनके वकील ने कहा कि हाँ जी अभी तक तो वो हैं। उन्होंने कहा जी इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दे दिया था? वकील साहब ने कहा जी इस्तीफ़ा दिया था लेकिन अभी तक उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। तो फिर जज साहब ने सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है कि स्पीकर नेशनल असम्बली की मंजूरी के बगैर कोई बंदा फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर ले, क्योंकि किसी भी रुकने असम्बली की गिरफ़्तारी के लिए स्पीकर नेशनल असम्बली से इजाज़त लेना ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इजाज़त लेना ज़रूरी है, लेकिन आप फिर भी कर दें क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है, जो इस वक्त का सेटअप है वो हमारे ख़िलाफ़ है और हमें वहाँ से इस बात की तवक्को नहीं है कि वहाँ पर हमारे हक़ में किसी किस्म की आवाज़ उठाई जाएगी। लिहाजा आप हमें इस हवाले से रिलीफ दे दें, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया 9 मई तक। और उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला और जो सेक्रेटरी असम्बली हैं उनको भी हदायत की कि ना फवाद चौधरी को हरासा करना है, ना उनको गिरफ़्तार करना है और किसी भी जुर्म के अंदर गिरफ़्तार नहीं करना 9 मई तक। 9 मई को वो दोबारा आएंगे और उस मामले को हम देखेंगे कि इस मामले को हमने कैसे हैंडल करना है
اور کیسے لے کر آگے چلنا ہے۔ اب بنیادی طور پر عدالتوں کا کام ہی لوگوں کو ریلیف دینا ہے، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا حل کرنا ہے، اور میں اس بات کا بہت زیادہ بلیور ہوں کہ سیاست کے اندر مذہب کو کسی بھی طریقے سے شامل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ روایت خود عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں ڈالی تھی، جب انہوں نے مذہب کے نام پر اپنی سیاست کی بنیاد بھی رکھی اور مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال بھی کیا، اور مذہب کے نام پر مختلف لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی کی۔ لہٰذا جب اس کا رد عمل آتا ہے، جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو ساری ایکٹیویٹی کا رد عمل آتا ہے، اور اس رد عمل کے نتیجے میں یہ جو پورے کا پورا ڈھانچہ ہے اس کی ساکھ کے اوپر بھی سوال اٹھ جاتے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی سوچنے کا موقع ہے کہ جناب ہمیں وہ اقدامات نہیں کرنے چاہیے، اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے، ایسی روایات کی داغ بیل نہیں ڈالنی چاہیے جس کا کل کو ہمیں خود نقصان پہنچے اور ہم خود اپنے اعمال کو جو ہم نے ماضی میں کیے ہیں اس کو جسٹیفائی نہ کر سکیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ خاص طور پر پی ٹی آئی کا جو یہ الزام لگا تھا کہ جناب رات 12 بجے عدالتیں کھل گئیں، اب اتوار والے دن عدالتیں کھلنے کے بعد کیا ان کی تسلی ہوئی ہے، کیا ان کے دکھ درد کا کچھ مداوع ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کم از کم اس کا اظہار ضرور ہونا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔